गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम सेट की जो फर्स्ट क्लास हमने ली थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उसी की आज हम आगे क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टडी किया था कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी यूटिलिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये कैश बजट से किस तरह से डिफरेंट होता है, ठीक है, और साथ ही फंड फ्लो स्टेटमेंट से किस तरह से डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि काउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज्ड 3 के अनुसार, जो हमारा लेखा मानक 3 संशोधित है, उसके अनुसार इसमें जितनी भी कैश एक्टिविटीज़ होती हैं यानी कि नकद क्रियाएं होती हैं, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ये कौन कौन से 3 पार्ट्स होती हैं? 3 तरह की एक्टिविटीज़ हम इसके अंदर पढ़ते हैं बच्चों। एक होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं परिचालन क्रियाएं। परिचालन क्रियाएं, ठीक है, परिचालन, जिससे कि हमारा चालन होता है यानी कि व्यवसाय चलता है, रन होता है। सेकंड इसमें आती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को हिंदी में क्या बोला जाता है? विनियोजन क्रियाएं। विनियोजन क्रियाएं। और थर्ड हमारी होती है बच्चों फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जिसे बोला जाता है वित्तीयन क्रियाएं। तो इस तरह से हम रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज़ को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, है ना। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, इसके नाम से ही आपको समझ आता है, परिचालन क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो व्यवसाय के परिचालन से संबंधित होती हैं, यानी कि बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं। यानी कि आपका बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, उसकी रनिंग में वो सब इसके अंदर आती हैं। यानी कि गुड्स को परचेस करना, गुड्स को सेल करना, ठीक है, अपने कस्टमर से कलेक्शन करना, अपने डेटर्स से अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना। देन उसके अलावा आपको अगर फ़ी, रॉयल्टी, कमीशन इसकी फॉर्म में कोई भी इनकम होती है तो वो इसका पार्ट होती है। देन अगर आप कोई भी इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं तो वो भी इसी में से होता है, क्योंकि इनकम तो आपको बिजनेस के ऑपरेशन से ही अर्न होनी है, तो इसीलिए जो इनकम टैक्स पे किया जाएगा वो भी इसी का पार्ट होता है। प्लस अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से अगर आपको कोई भी इनकम आती जनरेट होती है, कैश आता है या कैश जाता है, जैसे कि आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, और अभी आप उसके बारे में अनिश्चित हैं, अब उसका डिसीज़न आ जाता है और उसमें अगर आपको कोई कैश पेमेंट्स करनी पड़ जाती हैं, तो ऐसा रूटीन बिजनेस में तो नहीं होता है, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो गई, है ना। या आपके पास कैश आ जाता है उस केस को जीत जाने की वजह से, तो ये इसका पार्ट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने स्पेकुलेशन में सट्टे में कोई भी कैश जीत लिया है या आप कैश हार गए हैं, कैश आउटफ्लो या कैश इनफ्लो हो गया है, तो ये ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कई सारी चीज़ें आती हैं। साथ ही आपने बिजनेस के लिए जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए हैं, यानी कि व्यवसाय के परिचालन में जो भी सामान्य खर्चे किए हैं, लेकिन केवल कैश एक्सपेंसेस की मैं बात कर रही हूँ। हमने पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश को कंसिडर करता है, यहाँ पर नॉन कैश आइटम्स को हम नहीं लेते हैं, केवल हमें कैश को लेना है, ओके। तो जितने भी कैश एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो व्यवसाय को चलाने से रिलेटेड हैं, वो सब यहाँ पर आएंगे, उन सब का यहाँ पर एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होती हैं। इसी के साथ अगर एक इंश्योरेंस कंपनी की हम बात करते हैं, तो एक इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम की फॉर्म में, क्लेम्स की फॉर्म में वो जो भी पैसा लेती है, कैश लेती है या देती है, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। क्लियर। इसी तरीके से अगर आप कोई भी लोन्स और एडवांसेस देते हैं, है ना, तो वो भी इसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में? अगर एक हम फाइनेंस कंपनी की बात करें, तो एक फाइनेंस कंपनी के लिए लोन्स एंड एडवांसेस को देना और उनको रिकवरी करना, ये उसका बिजनेस है और इस बिज़नेस के ऑपरेशन में ही वो अपने लोन्स और एडवांसेस को देती है और लेती है, तो फिर उस कंडीशन में वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होगा। अदरवाइज़ अगर कोई भी लोन्स और एडवांसेस दिए जाते हैं या लिए जाते हैं, तो वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं होते हैं। बट
ओनली फॉर फाइनेंसिंग कंपनीज जो कि इस तरह का व्यवसाय कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होंगे। आई होप तो आप लोगों को समझ आया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में फिर दो चीज़ें देख सकते हैं कि किससे तो हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है और किन से हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो देखिए बच्चों, कैश इनफ्लोज में हम लिखेंगे हमारे पास किस किस से इनकम हो सकती है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। अगर आपको अपने कस्टमर्स से कोई भी कैश रिसीव हो रहा है तो वो इसमें आ सकता है। आपको कोई भी फ़ी, रॉयल्टी, कमीशन एक्सेट्रा के फॉर्म में कोई भी रिसीट्स हो रही हैं तो वो इसका हिस्सा होंगी। या फिर आप कह सकते हैं रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स एक्सेट्रा, ये सब कैश इनफ्लोज होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के। और कैश आउटफ्लोज इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। लाइक कैश आउटफ्लोज में क्या क्या होगा, आपने जो भी कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं, है ना, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फिर आपने अगर इसमें कोई भी कैश पेमेंट्स किए हैं फॉर परचेजेस, किसी भी तरह के परचेजेस करने के लिए आपने कोई भी कैश पेमेंट्स किए हैं, देन उसके अलावा अगर आपने पेमेंट क्रेडिटर्स को किया है तो वो इसका हिस्सा होगा। और इसके अलावा इनकम टैक्स, है ना, मैंने आपको भी बताया इनकम टैक्स भी इसी का पार्ट होगा। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बिज़नेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं। और जनरली आप जो ट्रेडिंग P&L प्रिपेयर करते हैं वो बिज़नेस के ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस ही होते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ हम एक्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कैश के साथ सारे नॉन कैश आइटम्स को भी हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ हम इन एक्सपेंसेस में केवल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे, है ना बच्चों। तो इस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। अभी हम इनको डिटेल में और एक फॉर्मेट के फॉर्म में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली आपको क्या बताती हैं, ये हमें बताती हैं कि आपने जो भी एक पर्टिकुलर पीरियड में या ईयर में जितने भी कैश आपको जो भी इन्फ्लोज हुए हैं, क्या वो इतने सफिशिएंट हैं, आपके इतने कैश जनरेट हुए हैं कि आप उसे डिविडेंड्स का पेमेंट कर सकें, अपना जो बिज़नेस का ऑपरेशन है, अपने व्यापार का संचालन है उस पर कायम रह सकें, उसे अच्छे से कर सकें, ठीक है। प्रॉपरली आपका जो कैश का रोटेशन है वो मैनेज हो पाएगा, है ना। आप अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉपर उनको डिविडेंड्स टाइमली पे कर पाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से कि आपकी लिक्विडिटी मेंटेन रह पाती है, आप अपनी सॉल्वेंसी यानी कि आपकी शोधन क्षमता कि आप अपने ऋणों का भुगतान ठीक टाइम पर कर पाएंगे, अपने जितने भी डेब्ट्स हैं उनका भुगतान, उनका पेमेंट ठीक टाइम पर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू ही पता लगती हैं, है ना। ये इन चीज़ों को डिटरमाइन करती हैं कि किस तरह से आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, बिजनेस के ऑपरेशन को, डिविडेंड पेमेंट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे और अपने बिजनेस को एक प्रॉपर रोटेशन में रेगुलराइज कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्योंकि यही हमारे रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बेसिस पर ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को दो तरह से स्टडी करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट की जा सकती हैं एंड इनडायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट की जा सकती हैं और इसी बेसिस पे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दो तरह से बनाया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। देन उसके बाद देखिए सेकेंड एक्टिविटीज़ हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी कि विनियोजन क्रियाएं। देखिए इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट आपके पास जो भी पैसा है आप उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं, एक तरीका तो बिज़नेस करने का है जिस पे आप प्रॉफिट्स अर्न करते हैं और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास जो भी सरप्लस पैसा है आप उसको अपने अकाउंट में या अपने लॉकर में रखने की जगह अगर उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी उससे दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स और कई तरह की चीज़ें खरीदते हैं, दूसरों को लोन देते हैं लोन की फॉर्म में, तो उस पर क्या होता है, आपको इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम मिलती है, डिविडेंड्स की फॉर्म में इनकम मिलती है और वो भी कहीं ना कहीं आपकी आप कैपिटल को इंक्रीज़ करती है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो जो बैलेंस शीट का असेट साइड होता है उसको इंडिकेट करती हैं। ये बताती हैं कि आपने एट प्रेजेंट जो भी आपके पास कैश था उससे आपने किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट किया है और किस तरह से वो आपकी जो फ्यूचर में
इनकम जनरेशन है, आय को उत्पन्न करने की क्षमता है, उसको किस तरह से बढ़ाएगी, उसको इंडिकेट करने का काम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करती हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में हम सारी असेट्स को लेते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी फिर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। देखिए, इनफ्लोज का मतलब जिस जिससे हमारे पास पैसा आएगा, किस किस से हमारे पास कैश आ सकते हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को सेल करने से आ सकता है, या इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप सेल करते हैं तो उससे भी आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने दूसरी कंपनीज के सिक्योरिटीज़ में, डिबेंचर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में, किसी में भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस पर आपको डिविडेंड की फॉर्म में इनकम होगी और इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम होगी। तो ये स्पेशली ध्यान देंगे आप, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये दोनों इसी में आते हैं कैश इनफ्लोज में। ये स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि जब भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा तो आपको ये दोनों में से किसी एक आइटम को ज़रूर फेस करना होगा, और वहाँ आप ध्यान रखेंगे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होती है। ठीक है, तो यहाँ कैश इनफ्लोज में हम इसे शो करेंगे। और आउटफ्लोज में क्या क्या आएगा, इसका रिवर्स कर दीजिए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अब आप कहें कि मैम इसका भी रिवर्स कर दीजिए, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड्स पेड, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप इंटरेस्ट और डिविडेंड किस पर पे करते हैं, आप जब किसी से कोई पैसा उधार लोगे तभी तो उसको इंटरेस्ट पे करोगे, या आपकी कंपनी के अगर किसी ने शेयर्स खरीदे हैं, दूसरे ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ही तो आप उसको डिविडेंड पे करोगे। तो इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड को हम फाइनेंसिंग में लेंगे, इसके लिए भी तो कुछ छोड़ देना है। ओके, तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग समझ आया, तो आप ध्यान दें तो बैलेंस शीट का असेट साइड, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये सब किस में आता है, असेट साइड में आता है। तो हम असेट साइड से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं। देन आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ यानी कि वित्तीय क्रियाएँ। वित्तीय क्रियाएँ हमें ये बताती हैं कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हम पे पैसा इन्वेस्ट किया है, या मतलब हमारे डिबेंचर्स खरीदे हैं, या फिर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, कुछ भी हमारी कंपनी का परचेज़ किया है, तो हम उनको किस तरीके से रीपे कर पाएंगे और कितने टाइम पीरियड में हम उनको रीपे कर पाएंगे, यानी कि हमारी जो उनको टाइमली रिटर्न देने की कैपेसिटी है उसको इंडिकेट करता है। साथ ही ये भी पता कर सकते हैं हम इससे कि हमें फ्यूचर में किस तरह से कितनी किन किन टर्म्स पर हमें क्रेडिट्स मिल सकती हैं और किस लिमिट तक मिल सकती हैं, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए क्रेडिट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, है ना। तो बेसिकली जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, वित्तीय क्रियाएँ, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को इंडिकेट करती हैं। इसमें अगर मैं आपसे इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात करूँ तो इनफ्लोज में बच्चों क्या क्या आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लोज में सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, अगर आप कोई भी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उससे आपको रिसीट्स होंगी, कैश इनफ्लो होगा। ठीक है, या फिर आप इसके लिए बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की है तो वो भी आपकी इनकम का हिस्सा, इनकम का नहीं मतलब कैश का सोर्स हो सकती हैं, है ना। इसी तरीके से आउटफ्लोज में क्या क्या आएगा, रिडम्पशन। रिडम्पशन पढ़ा है आप लोगों ने, 12th से पढ़ते आ रहे हैं। रिडम्पशन का मतलब शोधन, रीपेमेंट, है ना, वापस पैसा कर देना। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का आप रिडम्पशन करते हैं, या फिर आप रीपेमेंट ऑफ लोन्स कह सकते हैं। आप लोन्स का रीपेमेंट कर देते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। इसके अलावा इन दोनों का रिवर्स, यानी कि इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड। बच्चों ये दोनों भी स्पेशली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होंगे। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड को मैंने इन्वेस्टिंग में डाला था और इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड को हम फाइनेंसिंग में इंक्लूड करेंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम रिवाइज AS3 के अकॉर्डिंग
अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में डिवाइड करते हैं। इनमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर आप ध्यान दें तो ऊपर जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट होता है उससे रिलेटेड है ना। वहाँ से बस हमको क्या करना है, केवल कैश बेसिस पर जो चीज़ें थी उनको इंक्लूड कर लेना है। जो भी आप सेल करते हैं, जो भी आप परचेजेस करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं बिजनेस में, डेटर्स से पैसा लेते हैं, क्रेडिटर्स को पैसा देते हैं, वो सब ऑपरेटिंग का हिस्सा है। साथ ही इनकम टैक्स का पेमेंट भी इसका हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बैलेंस शीट के असेट साइड से रिलेटेड हैं। आपको याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आगे जब हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो हमें बहुत ईजी हो जाता है उससे, है ना। असेट साइड में मतलब कि आप कोई भी असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स परचेस करते हैं या उनको सेल करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। प्लस दो चीज़ें, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये दोनों चीज़ें स्पेशली याद रखनी है, ये दोनों इन्वेस्टिंग में आएंगी। और फाइनेंसिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, आप कोई भी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स कुछ भी इशू करते हैं या उनका रीपेमेंट कर देते हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, वो सब इसका हिस्सा होंगी। प्लस इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड, ये दोनों चीज़ें किस में आएंगी, ये दोनों चीज़ें नीचे फाइनेंसिंग का हिस्सा होंगी। क्लियर बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरह से बनाया जाता है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, है ना। हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड। जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है फाइनल अकाउंट्स के साथ ही प्रिपेयर किया जाता है, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी, उसकी कैश रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसे पहले और बाद में प्रिपेयर किया जा सकता है ना। बट जनरली ये पर एनम ही प्रिपेयर किया जाता है, और हम जिस भी मेथड से इसको प्रिपेयर करते हैं हमने उसे यहाँ लिख दिया है। अब देखिए इसमें तीन तरह की एक्टिविटीज़ अभी हमने पढ़ी, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आता है कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से सेल्स, आपने जो भी उनको सेल किया, कैश सेल्स वो आएंगी। आपने फ़ी कमीशन की फॉर्म में कस्टमर से जो भी जिस भी तरह से आपने कैश रिसीव किया वो सब इसमें आता है। फिर हम लिखते हैं कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। आपने अपने सप्लायर्स को, जिनसे आपने परचेजेस किए, उनको आपने जो भी पेमेंट्स किए वो, प्लस आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी खर्चे पे किए, आपने उनको वेजेस का पेमेंट किया, जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। प्लस और जितने भी आप ट्रेडिंग P&L में एक्सपेंसेस लिखते हैं उसमें से सारे कैश एक्सपेंसेस इसका हिस्सा होते हैं, है ना। तो हमने उसको लिख दिया कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। बच्चों रिसीट्स को तो हम यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं और पेमेंट्स को हम यहाँ ब्रैकेट में शो करते हैं। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि ये चीज़ यहाँ से माइनस होगी, कैश आउटफ्लो को इंडिकेट करती है ये, और कैश इनफ्लोज है तो उसे डायरेक्टली लिखा जाता है, यहाँ प्लस माइनस नहीं किया जाता, ओके, इस स्टेटमेंट में। देन उसके बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। हमारा अगर पॉजिटिव है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे और नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिख देंगे। देन इसके बाद अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स पे किया है तो आप उसे माइनस कर देंगे, या अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा, है ना। इनकम टैक्स रिफंड है तो प्लस हो जाता है, और इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट होगा। देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो आपको एडजस्ट करने हैं, अगर उसे कैश आता है तो प्लस कर दीजिए, अगर जाता है तो माइनस कर दीजिए। देन अब जो हमारा आता है उसे हम बोलते हैं नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, 3 पार्ट्स में हम इसे प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, है ना, हमारी विनियोजन क्रियाएँ। आप कोई भी फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो आपके पास पैसा आता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपको मिलते हैं तो ये आपके बिजनेस के ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको मिल रहे हैं, इसलिए हम इनको यहाँ इंक्लूड करेंगे, यहाँ ऐड हो जाएगा। हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर प्लस आता है तो कैश इनफ्लो और माइनस आता है तो आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैंने इनको एक साथ लिख दिया, आपको जब क्वेश्चन में होगा तो आप हर पॉइंट को अलग अलग लिख देंगे, है ना। आपको अगर शेयर्स को इशू करने पर कोई भी पैसा आ रहा है, या डिबेंचर्स को इशू करने पर कोई भी पैसा आ रहा है, या फिर आपने किसी को कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपने ली है उससे आपके पास कोई भी पैसा आ रहा है, तो सब इसका हिस्सा होगा। इसमें ध्यान रखिएगा जब भी आप शेयर्स को इशू करते हैं और अगर आपने उनको प्रीमियम पे इशू किया है तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो भी यहाँ इंक्लूड होगा। हमें इससे मतलब है हमें नेट कितना कैश रिसीव हो रहा है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जितनी भी नेट कैश रिसीट्स हैं इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम उसे आप लिखेंगे, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगर आपने कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं इशू किए हैं तो आप उसका रिडम्पशन करेंगे, उसका रीपेमेंट करेंगे।
डिबेंचर्स का रीपेमेंट करेंगे तो वो भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कैश आउटफ्लोज हो जाएगा, उससे ब्रैकेट आ जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का रीपेमेंट आपको करना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इन पर आपने कोई भी इंटरेस्ट पे किया है या डिविडेंड पे किया है तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा, ये ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट पे डिविडेंड पे यहाँ पर आएगा। देन नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इस तरह से हम इन तीनों एक्टिविटीज़ दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों का टोटल लगाएंगे। नेट इंक्रीज या डिक्रीज, अगर पॉजिटिव आता है तो नेट इंक्रीज होगा और अगर कम हो जाता है तो डिक्रीज होगा, आउटफ्लो होगा इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के डिफरेंस को इंडिकेट करता है। अब हम यहाँ पर हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो भी क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है उसे हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, है ना। यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसे ऊपर यहाँ पर इरेज करके लिख रही हूँ, ठीक है बच्चों। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। और अब इन दोनों का जो फाइनल टोटल आएगा उसे हम लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ठीक है बच्चों। देखिए नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था। फिर हमें क्वेश्चन में दिया होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हम बात कर चुके हैं इसमें क्या क्या आता है। कैश में हमारा क्या था, कैश इन हैंड, और जो बैंक में कैश होता है जिसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, है ना, डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक, ये यहाँ पर हमारा कैश में आता है। और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या था हमारा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है, जिन पर की रिस्क फैक्टर का कोई असर नहीं होता मार्केट के और जिनकी रेट्स फ्लक्चुएट नहीं होती हैं। बिना किसी रिस्क फैक्टर के आप उनको विद इन 3 मंथ्स या अप्रॉक्स 3 मंथ्स के आसपास उन्हें सेल कर सकते हैं, उनके प्राइजेस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है ना। हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बैंक में कैश ना हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, तो ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में, बैंक अधिविकर्ष की सिचुएशन में आप कैश में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दीजिए। जैसे आप कैश और बैंक को प्लस करते हैं उसकी जगह वो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, दैट्स इट, है ना। आगे क्वेश्चंस में आएगा वो। तो कैश एंड इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड इसमें ऐड होगा और इन दोनों का जो टोटल होगा दैट वुड बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पीरियड के एंड में आ जाएगा, यही हमें निकालना था। इसके क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होता है। तो अगर आपसे कहीं भी बीच में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है ना तो आप उसे आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बैलेंस शीट आपको दी हुई होती है, ठीक है, तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस मेंशन होते हैं। तो अगर आपसे इंक्रीज या डिक्रीज में कहीं कोई भी मिस्टेक हो जाती है ना, तो आप उसे आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और जहाँ आपकी मिस्टेक हो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड होता है। अब जब मैं इसके इनडायरेक्ट मेथड की बात करूँगी तो मुझे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चेंज करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए अभी तो हम सीधा सीधा चल रहे थे डायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट में हम उल्टा चलेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स चलने का मतलब है आप ट्रेडिंग P&L फॉर्म करके नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ऊपर से चले हम फिर नेट प्रॉफिट लॉस तक पहुँचे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट या लॉस से रिवर्स चलना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में रिवर्स भी नहीं कह सकते हम उसे, बेसिकली हम उसमें से नॉन कैश आइटम्स को हटा देंगे, है ना। वहाँ हमें सिर्फ कैश एक्सपेंसेस, कैश इनकम्स को ही इंक्लूड करना है, दैट्स वाई, ठीक है। तो यहाँ तक आप कीजिए। कल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ और किस तरह से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले हम डायरेक्ट मेथड कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग इनडायरेक्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। आप इतना कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, थैंक यू।